बच्चों, मैं सुनील कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न एंड इम्प्लीमेंट मैथ्स में स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब हम लोग कक्षा 10 के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं और इसको सीखेंगे कि इसको हल किस प्रकार से कर सकते हैं। और यह कितने मार्क्स के लिए आता है? 3 मार्क्स के लिए। याद रहेगा ना, कितने मार्क्स के लिए? 3 मार्क्स के लिए। तो 3 मार्क्स में यह क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है? देखिए, मैं इसको लिख देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोगों ने इसके पहले अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा है। अपरिमेय संख्या क्या है? वह संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। अब हम लोग देखेंगे क्या इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। इसी को सिद्ध करना है। अगर P/Q के रूप में नहीं लिख सकते तो √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, और अगर लिख सकते हैं तो √5 क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग विरोधाभास से चलते हैं, कंट्राडिक्शन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? कंट्राडिक्शन प्रोसेस। कंट्राडिक्शन प्रोसेस क्या करता है? ये पहले हम लोग मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए, मैंने लिख दिया है, और इसलिए ऐसा लिख दिया है ताकि आप इसको उतार लें कॉपी में, और जब प्रश्नों को और भी हल करें, जैसे किसके लिए? √2 के लिए, √3 के लिए, इन सभी के लिए हल करें, आप सीख जाएंगे। मैं आपको लास्ट में एक हिंट दे दूंगा, जैसे कि √5 की जगह अगर √2 हो जाएगा तो क्या होगा, √3 हो जाएगा तो क्या होगा, ये अंत में मैं हिंट दे दूंगा। आप लोग उसको हल करेंगे और सीख जाएंगे। तो प्रश्न एक बार फिर से, क्या प्रश्न कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग कहां से जा रहे हैं? विरोधाभास से। विरोधाभास में सबसे पहले क्या लिखते हैं? यदि संभव है तब मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि मुझे सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम लोग क्या मान रहे हैं कि √5 क्या है? परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या किस रूप में लिखी जाती है? P/Q के रूप में। तो हम लोग इसीलिए यहां पे लिखा गया है जो P/Q के रूप का है, जहां Q 0 के बराबर नहीं है। P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। देखिए, हम लोग जब परिमेय संख्या की परिभाषा देते हैं तो उसमें कहते हैं कि P तथा Q पूर्णांक हैं, लेकिन यहाँ पर सह अभाज्य पूर्णांक की बात की गई है। इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट लिख दिया है कि सह अभाज्य संख्याएं होती क्या है। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनका HCF 1 होता है। मतलब अगर P और Q दोनों का HCF निकालें और वो क्या हो जाए? 1 हो जाए, तो वैसे कंडीशन में P तथा Q क्या कहलाएंगे? सह अभाज्य पूर्णांक कहलाएंगे। क्लियर है? एक उदाहरण लेते हैं, 1/2। 1/2 में 1 और 2 का HCF क्या हो गया? 1 हो गया। इसीलिए 1 और 2 क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। 3/5, तो 3 और 5 का HCF क्या है? 1 है। इस 3 और 5 में HCF क्या है? 1 है। इसीलिए यह कैसी संख्याएं हुई? सह अभाज्य संख्याएं। और चूंकि ये पूर्णांक है, 3 और 5 क्या है? पूर्णांक है, इसीलिए यह सह अभाज्य पूर्णांक भी हो गए। नहीं, लेकिन 2/4 होता, 2/4। क्या यह यहां पर 2 और 4 सह अभाज्य पूर्णांक है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 और 4 का, 2 और 4 का HCF क्या होता है? 2 होगा। तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे? उसको तुल्य भिन्न में बदल देंगे, 1/2 लाएंगे। अब 1 और 2 का HCF क्या हो गया? 1 हो गया। इसीलिए 1 और 2 क्या हो गई? सह अभाज्य संख्याएं हो गई। क्लियर है ना? मतलब सबसे पहले उसको क्या करते हैं? P/Q अगर इनकेस वह ऐसी संख्या है जिसमें HCF P और Q का 1 नहीं है, तो
उसे पहले हम लोग तुल्य भिन्न में बदल देते हैं, मतलब लघुत्तम रूप में P बटा Q को अपने लघुत्तम रूप में ले आते हैं, जहां P और Q का HCF 1 हो जाए, तभी P और Q क्या हो जाएंगी, सह अभाज्य पूर्णांक हो जाएंगे। स्पष्ट है, समझ में आ रहा है? ये तो समझा दिया। लिखना क्या है, ये लिखना इतना ही है, उसको लिखना नहीं है, ये समझाने के क्रम में मैंने आपको बता दिया। अब आप इसको ध्यान से सुनेंगे। जैसे हमने आपको एक उदाहरण बताया, क्या बताया, 2/4। तो क्या करेंगे, 2 और 4 को, आपको पता है ना, 2 से 2 को काट सकते हैं 1 बार में, और 4 को भी 2 से काट सकते हैं 2 बार में। तो 1/2, यहाँ 1 और 2 क्या हो गई, अभाज्य, सह अभाज्य संख्या हो गई, क्योंकि 1 और 2 का HCF क्या हो गया, 1 हो गया। ये क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो हम लोग √5 को क्या मान लिए, परिमेय संख्या मान लिए। परिमेय संख्या क्या होती है, P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। तो P बटा Q के रूप का है, जहां Q 0 के बराबर नहीं है, P तथा Q वहां पे पूर्णांक लिखते थे, यहां पे लिखेंगे सह अभाज्य पूर्णांक हैं। इसलिए क्या हो गया, √5 बराबर P बटा Q हो गया। P बटा Q का वर्ग स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या प्राप्त होगा, √5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 हो गया, और P का वर्ग P स्क्वायर और Q का वर्ग Q स्क्वायर, P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर, जिसे यहाँ पे लिख दिया गया 5 = P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। इसे आपको लिखना नहीं है, इसे लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, P स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5 × Q स्क्वायर। ये क्रॉस किया ना, क्रिस क्रॉस, मतलब इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो कितना हो गया, और यहाँ क्या है 5/1, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 × P स्क्वायर, और इधर 5 × Q स्क्वायर, 5Q स्क्वायर। अब देखिए, हम लोग जैसे एक उदाहरण लो, कोई भी उदाहरण लो, जैसे मान लो 30 है, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंडन कर रहे हैं। तो क्या लिखोगे, 2 × 3 × 5 लिखोगे ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 30 को हम 2 से भी भाग लगा सकते हैं, मतलब 30 2 से विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, और 5 से भी विभाज्य है। ठीक इसी प्रकार, चूंकि ये 5 × है, इसीलिए 5 × Q स्क्वायर है, कौन, P स्क्वायर, तो P स्क्वायर = 5Q स्क्वायर है, इसीलिए P स्क्वायर क्या हो गया, 5 से विभाज्य हो गया ना। अब देख लो, एक उदाहरण और लेते हैं, कोई स्क्वायर मतलब देख लेते हैं, कोई वर्ग के रूप में कोई संख्या देखते हैं। चलो देखते हैं 100, ये किसका वर्ग है, ये वर्ग है 10 का ना, ये किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है। अब हम लोग कर रहे हैं क्या, 100 को अभाज्य गुणनखंडन कर रहे हैं। तो 100 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा, 2 से भाग देंगे 50, फिर 50 को कितना से, 2 से 25, फिर क्या 5 × 5। हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 और 5 वो किसका है, 100 का। 100 जो है वो 2 और 5 से विभाज्य है। हम लोग ये देख रहे हैं 100 किससे किससे विभाज्य है, 2 से और 5 से विभाज्य है। 10 को देखो तो 10 को क्या करेंगे, 10 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 2 × 5 होगा। तो 10 2 से और 5 से विभाज्य है कि नहीं है, विभाज्य है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाज्य है, तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाज्य होगी। इसी के आधार पर P स्क्वायर क्या हो गया, 5 से विभाज्य है, इसलिए P क्या हो गया, P भी 5 से विभाज्य है। ये एक उदाहरण है, इसको लिखना नहीं है, ये समझना है ना।
लिखना सिर्फ इतना ही है, जो ब्लैक से लिखा हुआ है, जो ब्लैक से लिखा हुआ है उसको कॉपी में लिख लेना है, आपका पूरा उत्तर बन जाएगा। तो P भी क्या हो गया, 5 से विभाज्य है, इसलिए चूंकि P 5 से विभाज्य है तो यह 5 के रूप में 5 इंटू कोई नंबर तो होगा। जहां M क्या है, यहां हम लोगों ने क्या लिखा, माना कि P बराबर 5M, क्या मान लिया, पुनः माना कि P बराबर 5M, जहां M क्या है, जहां M एक पूर्णांक है, जहां M एक पूर्णांक है। हमने क्या पाया, हमने पाया कि Q स्क्वायर बराबर 5M स्क्वायर, अतः Q स्क्वायर क्या हो गया, 5 से विभाज्य है। इसके पूर्व में हम लोग इसके बारे में सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, समझ में आया था ना, नहीं आया तो फिर से क्या करेंगे, बैक जाएंगे, बैक में जा करके पॉज करेंगे वीडियो को और फिर देखेंगे कि हाँ भाई क्या लिखा था मैंने, 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 100 क्या है, 10 का स्क्वायर है। तो ये भी हमने देखा कि 2 और 5 क्या है, 100 क्या है, 2 और 5 से विभाज्य है, तो 10 भी 2 और 5 से विभाज्य है। तो हम लोगों ने इसी के आधार पर यहां देखा कि Q स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है, इसलिए क्या हो गया, Q भी 5 से विभाज्य है। ठीक है, अब हम लोग क्या पाते हैं, हम लोगों ने इसके पहले देखा कि P क्या था, P भी 5 से विभाज्य है, ये हम लोगों ने पाया था। तो हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि P तथा Q दोनों 5 से विभाज्य हैं, हम लोग यही पाते हैं ना। हम लोग यहां पर हम की जगह हम लोग पाते हैं कि P तथा Q दोनों 5 से विभाज्य हैं, अर्थात HCF और P एंड Q क्या हो गया, 5 हो गया, क्योंकि 5 दोनों में क्या हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। अर्थात P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं हुए, हुए क्या, नहीं हुए, क्योंकि सह अभाज्य पूर्णांक में तो क्या, वे दो पूर्णांक संख्याएं जिनका HCF सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, 1 होता है। यहां तो 1 नहीं है, HCF कितना हो गया, 5 हो गया, इसलिए P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, जो क्या कर रहा है, एक विरोधाभास। विरोधाभास क्यों भाई, हम लोगों ने मान के चला था कि P और Q सहभाज्य पूर्णांक है, सिद्ध किया कि सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, तो विरोधाभास हो गया ना। आप कहोगे कि आज मैं स्कूल गया था और पता चला कि किसी ने देखा कि आपका अटेंडेंस तो बना ही नहीं, तो विरोधाभास होगा कि नहीं होगा, तो विरोधाभास हो गया। वैसे ही जैसे अगर आप कोई आदमी घर में आए और पूछे कि आपके पापा घर में हैं, आपने कह दिया नहीं है, अचानक पीछे से पापा निकल गए, क्या होता है, बड़ा मजा आता है, नहीं आता है, अरे पापा निकल गए बाहर, तो वो आदमी तो अब आपका चेहरा देख रहा है, आप भी पापा का चेहरा देख रहे हो, तो ये क्या हुआ, विरोधाभास हो गया, आपके कथन को गलत, आपका कथन जो हो गया क्या हो गया, गलत हो गया, इसी को विरोधाभास कहते हैं। हमने कहा कुछ और हुआ कुछ, तो आपके कथन में क्या हो गया, तो ये कथनी वाला में जो अंतर हो गया, इसके चलते विरोधाभास उत्पन्न हो गया। हम लोगों ने कहा कि P तथा Q सहभाज्य पूर्णांक हैं, शुरू में माना था, यहां क्या सिद्ध हुआ कि P तथा Q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। और यह विरोधाभास
क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि हम लोगों ने क्या मान लिया था, √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया था, यही माना था ना। हम लोगों ने लिखा था यदि संभव है तो मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है जो p/q के रूप का है, जहां q 0 के बराबर नहीं है, p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। तो हम लोगों ने √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया था, इसलिए विरोधाभास उत्पन्न हुआ। अगर √5 को परिमेय संख्या नहीं मानते तो यह विरोधाभास उत्पन्न नहीं होता। लेकिन सिद्ध करना था तो हमें सिद्ध करने का एक तरीका तो होगा, और इस मेथड को क्या कहते हैं भाई? कंट्राडिक्शन मेथड, है ना, विरोधाभास की विधि के द्वारा। अतः √5 क्या हो गया? √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही आपका सिद्ध हुआ। इसी को आप कहेंगे क्या? सिद्ध हुआ। देखिए, अगर यहां पे √5 की जगह क्या जाए? √3 हो जाए। अगर मान लिया √5 की जगह क्या हो गया? √3 हो जाए, आपकी परीक्षा में √3 आ जाए, क्या करना है? जितना 5 लिखा हुआ था, जितना जगह पे 5 लिखा हुआ है, सबको 3 से बदल दो, सिद्ध हो जाएगा। करके देख लेना। और अगर यहां √2 दिया हुआ है, मतलब रूट के अंदर क्या है? 2 है, तो जितना जगह 5 था जो आपको मैंने समझाया, उसमें जितना जगह 5 था, सब जगह क्या करना है? 5 को 2 से बदल देना है, आपको उत्तर मिल जाएगा। मतलब ये करना, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये प्रश्न आपके पास, तो जो उसका हल मैंने बताया, जो उत्तर बताया, उसमें जहां जहां 5 है, और उत्तर क्या है? ये काला रंग से जो लिखा हुआ है, इसको आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे? उतार लेंगे। हर एक बार यह बदला हुआ है, मैं बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे। और बोर्ड में मिटाते हैं ना क्लास में, वैसे ही ये बार बार मिटा के लिखा हुआ है। और इसलिए लिखा हुआ है कि वीडियो बहुत लंबा नहीं हो जाए, परेशान आप लोग ना हो जाए। तो ये समझ में आ गया, √5 का आप लोग को समझ में आ गया कैसे हम सिद्ध करेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप √3 को भी समझ में आ गया कि कैसे सिद्ध करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है? जहां जहां 5 वाले में 5 लिखा हुआ है, उसमें √3 वाले में 3 लिख देना है। अगर आपको ये प्रश्न आता है आपके एग्जाम में कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तब आप क्या करेंगे? जहां जहां √5 लिखा हुआ है, आपने पहले से कॉपी में पूरा नोट बना लिया है, ठीक है ना, तो आप उसकी जगह 5 की जगह क्या करेंगे? 2 लिख देंगे, मतलब 5 को 2 से बदल देंगे, तो आपको किसका निकल जाएगा? √2 का निकल जाएगा। स्पष्ट है? ठीक है बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।